नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज, पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे उसी एमएसपी को लेकर के हो रहे देशव्यापी किसान आंदोलन पर और किसानों और सरकार के बीच में चल रहे तकरार पर। दोस्तों, किसान संगठनों के सरकार से कम 3 दौर की वार्ताएं हो चुकी और सरकार के तरफ से भी और किसान संगठनों के तरफ से भी कोई समझौता नहीं बन पा रहा। दोस्तों, बताते चलें, यह आंदोलन तब उपजा जब भारत सरकार ने 3 नए कृषि विपणन के बिल लाए और उस बिल में यह कहा गया कि अब देश के किसान, देश के हर इलाके के किसान देश के हर इलाके में अपना माल बेच सकेंगे और उन पर पहले से लगी जो कानूनी बंदिश जो एपीएमसी कानून के तहत था कि उन्हें स्थानीय मंडियों में ही अपने उत्पादों को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, उस बाध्यता से उन्हें मुक्ति दे दी गई। दोस्तों, इस कानून के आगमन के बाद देश में कृषि किसान की समस्या को लेकर के फिर से वो एक लंबा विमर्श शुरू हो गया। यह बात ठीक है कि सरकार ने जो ये कानून लाया, सरकार ने जो ये पहल करी, उसके भी कुछ न कुछ निहितार्थ थे। निहितार्थ ये था कि कृषि उत्पादों का जो इतना बड़ा एक तरह से उत्पाद है, जो इतने संख्या में उत्पाद हैं, जिसमें फूड ग्रेन आइटम है, नॉन फूड ग्रेन आइटम है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, मिल्क आइटम है, तमाम आइटम है, जिसका एक बहुत बड़ा बाजार है, उस बाजार को ज़्यादा से ज़्यादा खोला जाए और बाजार के अवसरों से किसानों को एक तरह से जोड़ा जाए। जो किसान जो आज तक अपने उत्पादों के सही मूल्य लेने के लिए लगातार संघर्षरत रहा, पिछले 55 सालों से पब्लिक डोमेन में कृषि को लाभकारी बनाने का सवाल लगातार कायम रहा, लेकिन न जाने और अनजाने में गुप्त रूप से और खुले रूप से भारत की कृषि की नीतियां ऐसी बनाई गईं जिसमें सब पॉलिटिकल रिजीम शामिल थी कि कृषि को पहले हम निर्वाह पेशा बनाए किसानों के लिए, यानी किसानों के लिए लाभकारी पेशा ना हो, निर्वाह पेशा बने, और दूसरा कृषि इस तरीके की बने कि भारत को खाद्य सुरक्षा हासिल हो, यानी कि भारत को फूड आइटम्स में, चाहे वो खाद्यान्न हो या गैर खाद्यान्न हो, उसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त हो। यह ठीक है कि पूरे देश की दृष्टि से खाद्य आत्मनिर्भरता या खाद्य सुरक्षा पाना एक अच्छा कदम था, लेकिन इस खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य को पाने की दिशा में हम किसानों की आजीविका को और किसानों की आर्थिक असुरक्षा को नहीं बढ़ा सकते थे। यानी कि हम एक तरफ खाद्य सुरक्षा ला रहे थे तो दूसरी तरफ किसानों की आर्थिक असुरक्षा को बढ़ा रहे थे। यानी कहीं ना कहीं हमारी खेती की जो नीतियां थी वह किसानों को इनपुट देने पर आधारित थी, यानी किसानों को लागतें दो, ज़्यादा से ज़्यादा लागतें दो, उन लागतों पर सब्सिडी दो जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए बाध्य हो और भारत को या भारत देश को एक तरह से आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा हासिल हो। परंतु दोस्तों, पिछले 55 सालों से इस खाद्य सुरक्षा की नीति से, इस सब्सिडाइज्ड कृषि इनपुट की नीति से किसानों का लगातार जो है एक तरह से आर्थिक असुरक्षा बढ़ती गई, उनका लगातार नुकसान होता चला गया। किसानों के पैसे को लाभकारी बनाने का सवाल, एक तरफ खाद्य सुरक्षा तो दूसरी तरफ सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के तहत दोनों से ऐसी चोट पहुंची कि हम तमाम पेशों की तरह खेती को लाभकारी नहीं बना सके। दोस्तों, जो अभी किसानों और सरकार के बीच में जो गतिरोध चल रहा है उसके केंद्र में एमएसपी है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन नीति। जैसा कि हमने अभी जिक्र किया कि किसानों की आर्थिक सुरक्षा पर एक छोटा सा उनको भरोसा देने के लिए एमएसपी की प्रणाली लागू की गई, यानी कि किसानों के वो तमाम उत्पाद जो मौसमी किस्म के होते हैं, जो फैक्ट्रियों की तरह रोज रोज उत्पादित नहीं होते, मौसमी किस्म की होने से जिनकी बाजार में ओवर सप्लाई हो जाती है और बाजार के नियम के मुताबिक जब आपूर्ति मांग से ज्यादा हो, जब आपूर्ति मांग से मैच नहीं करता हो तो कीमतें घट जाती हैं, और ठीक इसके उल्टा जब मांग काफी ज्यादा हो और आपूर्ति कम हो तो कीमतें बढ़ जाती हैं। इसीलिए कृषि के सीजनल नेचर को देखते हुए एक एमएसपी का प्रावधान लाया गया और किसानों को यह एक आश्वासन दिया गया कि हम आपके दाम को, हम आपके उत्पादों के मूल्य को गिरने नहीं देंगे। दोस्तों, पिछले 55 सालों से यह लगातार सवाल बना रहा
कि किसानों की लागतों की कीमतें लगातार बढ़ती रही हैं, चाहे उनको जितना भी सब्सिडी दिया जाए, सब्सिडाइज्ड इनपुट दिया जाए, लेकिन वह इनपुट, सब्सिडाइज्ड इनपुट एक तो भ्रष्टाचार का शिकार होता चला गया, दूसरा मार्केट में सब्सिडाइज्ड इनपुट के बावजूद तमाम कृषि की और लागतें इतनी ज्यादा बढ़ती चली गईं, क्योंकि कृषि की लागतों में केवल बीज, खाद और उर्वरक नहीं है, उसमें और तमाम लागतें होती हैं, लेबर कॉस्ट है, कीटनाशक है, उसकी समय समय पर तरह तरह के मशीनों का प्रयोग है, ऊर्जा की खपत है, ऐसे ऐसे अनेकानेक उसकी लागतें बढ़ती चली गई, लेकिन उनके उत्पादों की कीमतों में, एमएसपी में 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये सालाना के अलावा उसमें केवल मामूली वृद्धि होती रही। कृषि लागत और मूल्य आयोग केवल एक सफेद हाथी की तरह, एक बिल्कुल एक मौन मूर्ति की तरह किसानों के लागतों का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता था, और दूसरा उनके लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो निर्धारित करता था वो बेहद नाकाफी होते थे। लेकिन जब लाभकारी मूल्य घोषित करने का आया तो ये बात उठी कि किसानों की लागतों पर 50% ज्यादा उन्हें पेमेंट दिया जाए। और पिछले 4 सालों में मोदी सरकार ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी कीमतों में पिछले 55 सालों की तुलना में थोड़ी ज्यादा बढ़ोतरी जरूर की। इसी बीच में मोदी सरकार ने एक निर्णय लिया कि किसानों की आमदनी अगले 5 साल में दोगुनी की जाएगी। जब ये तीनों चारों सवाल जब एक साथ आए तो सवाल ये उभरा कि खेती को कैसे लाभकारी बनाया जाए, और जब लाभकारी बनाने की बात आई तो बात सबसे पहले एमएसपी से शुरू होनी चाहिए थी। यह ठीक है कि सरकार जो बाजार खोलने के लिए जो कानून लेकर के आई है वह भी एक कृषि की जरूरत थी। कृषि के उत्पादों को केवल सरकार की एजेंसियों के भरोसे खरीदा जाना, एकमात्र विकल्प छोड़ना यह उचित कदम नहीं था। कहीं न कहीं हमें बाजार से इसकी मदद लेनी चाहिए। परंतु जो सबसे बड़ा किंतु और परंतु सवाल इन नए कानूनों के साथ जुड़ गया कि यह कानून अपने आप में अधूरा था। कॉरपोरेट को इजाजत दे दी गई, किसानों को छूट दे दी गई, लेकिन इस मौसमी नेचर वाली कृषि को मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बिना लीगलाइज किए, यह ठीक है कि अभी तक ये बिना लीगलाइज किए हुए सरकार की एजेंसियां, सरकार की मंडियां किसानों के कम से कम 36 निर्धारित उत्पादों में से केवल 2 उत्पादों को, केवल 2.5 उत्पादों को, यानी कि गेहूं और चावल और थोड़ा बहुत दलहन की एक तरह से प्रोक्योरमेंट कर रही थी एमएसपी पर। लेकिन जब आप कॉरपोरेट के लिए जब बाजार खोल रहे हैं और ये मौसमी नेचर का ये कृषि है, तो ऐसे में आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल बाध्यता क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें मालूम है कि जब भी ओवर सप्लाई होगा, सीजन में कीमतें गिरेंगी, तो कॉरपोरेट को इस बात की कोई वो नहीं है कि वो गिरी हुई कीमतों के बजाय वो ज्यादा कीमतें दे। तो फिर उन कॉरपोरेट को अलाउ करने से या कॉरपोरेट को छूट देने से आखिर फायदा क्या हुआ? जब किसानों को बाजार की कीमतें जो आमतौर पे सीजन में गिरी हुई होती हैं, कम होती हैं, अगर उन्हीं कीमतों पर कॉरपोरेट उनसे सामान खरीदता है तो उससे आखिर किसानों को क्या फायदा होगा? सरकार की जो एजेंसियां हैं जिन्हें एमएसपी पे खरीदने की बाध्यता होती है, उसके पूरे देश में नेटवर्क नहीं है। पंजाब और हरियाणा के किसान जो इस कानून को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, दरअसल उनके यहां मंडियों की अच्छी खासी सुविधा है और सरकारी दर उन्हें प्राप्त हो जाता है। लेकिन पंजाब हरियाणा के अलावा देश के अनेकानेक हिस्सों में मंडियां नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं वो भगवान भरोसे कृषि के उत्पादों को छोड़ा गया है। तो ऐसे में अगर एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाता है तो सरकार को समूचे देश में मंडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार को अरबों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च नहीं करना पड़ेगा। और जब हम अब पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के दौर में आ रहे हैं, जब हम एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के दौर में आ रहे हैं, और जब सरकारी एजेंसियां किसानों के उत्पाद को खरीद रही थी और आपने अब प्राइवेट सेक्टर को उसमें अलाउ किया है, तो फिर रेगुलेटरी एजेंसी का तो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले केवल सरकार इसकी खरीदारी करती थी, अब अगर कॉर्पोरेट भी खरीदारी करेंगे तो जब पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप का जब कोई मॉडल किसी क्षेत्र में लाया जाता है तो उसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी या एक नियमन या एक कानून बनाना बेहद अनिवार्य हो जाता है। हमने देखा है कि कैसे टेलीकॉम में जब पब्लिक और प्राइवेट दोनों का पार्टिसिपेशन मॉडल लाया गया तो कैसे हमने ट्राई के रूप में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया, और उस नियमन प्राधिकरण के आने के बाद से पब्लिक और प्राइवेट दोनों को एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड प्राप्त होता है। और फिर हम पब्लिक
और प्राइवेट सेक्टर दोनों के एफिशिएंसी को ज्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज करते हैं और उसका फायदा कंज्यूमर को मिलता है जब वो दोनों आपस में प्रतियोगिता करते हैं। तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र आपस में प्रतियोगिता करते हैं, निजी के बीच में प्रतियोगिता होती है, सार्वजनिक और निजी के बीच प्रतियोगिता होती है। तो ऐसे में किसानों के उत्पाद को खरीदने के लिए यदि सरकार की एजेंसी एफसीआई का अगर कोई कॉम्पिटिटर कॉर्पोरेट सेक्टर में आता है तो उसके लिए कानून आप क्यों नहीं लाते? उसके लिए एमएसपी को क्यों नहीं कानूनी दर्जा देते? एमएसपी को यदि आप कानूनी दर्जा दे देते हैं तो सरकार को वो लाखों करोड़ रुपया किसानों के उन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खरीदने के लिए मजबूर नहीं होना होगा। वो तमाम कॉरपोरेट जो बाजार में गिरी हुई कीमतों का फायदा उठाकर किसानों से औने पौने दाम पर तमाम कृषि उत्पाद खरीद लेते हैं, उससे किसानों को निजात मिलेगी। और बताते चले कि वह सरकार जो ना नुकर लगातार कर रही है, एक बड़ा ही गजब डायलॉग देती है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। तो अगर था, है और रहेगा तो कानून बना देने में आपका क्या घट जाता है, क्या बिगड़ जाता है? कानून लाने से आप क्यों मनाही करते हैं? इसका मतलब यह है कि आपके मन के अंदर में कोई दूसरी योजना चल रही है, आपके दाल में काला है। आप चाहते हैं कि कॉरपोरेट को गिरी हुई कीमतों का पूरा फायदा लेने दिया जाए, क्योंकि कृषि का एक मौसमी नेचर होता है कि वह सीजन में उसकी कीमतें गिरनी तय होती हैं। तो उन गिरी हुई कीमतों को जब हेजिंग करने के लिए, बचाने के लिए जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अवधारणा लाई गई, जो 55 साल तक बिना कानूनी तौर पे चल रहा था, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब ये कहती है कि हम किसानों की आमदनी को सचमुच में दोगुना करना चाहते हैं, तो उसकी सबसे पहली शुरुआत उस एमएसपी को लीगलाइज करने से ही शुरू करनी चाहिए। यह एक ऐसा मुद्दा है जो सबके लिए विन विन सिचुएशन दे रहा है। सरकार के लिए भी विन विन सिचुएशन है, कॉरपोरेट के लिए भी विन विन सिचुएशन है और किसानों के लिए तो विन विन सिचुएशन है ही। दूसरी बात यह कि जब हम एमएसपी सुधारों की बात करते हैं तो सवाल केवल उसे लीगलाइज करने का नहीं है, सवाल यह भी है कि वो 3600 कृषि उत्पाद, उसको लिए भी एमएसपी को लीगलाइज किया जाए। अगर सरकार की एजेंसियां किसानों के अन्य सारे उत्पादों को, जैसे तमाम दलहन की फसलें हैं, तिलहन की फसलें हैं, तमाम स्पाइसेज हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अगर उनको खरीदने का उनके पास तंत्र नहीं है, अगर उन्हें खरीद कर उन्हें भंडारण करने के लिए उनके पास शीतगृह नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो आप कानून लेकर के आइए, वो प्राइवेट प्लेयर खरीदेंगे। प्राइवेट प्लेयर जो है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कीमतें अदा करेंगे, उसके बाद जब ऑफ सीजन में उन चीजों को जब बेचेंगे तो उसमें इतना मार्जिन होगा कि प्राइवेट सेक्टर को भी अच्छा खासा मुनाफा होगा। मिसाल के तौर पे अभी गेहूं की एमएसपी प्राइस 1950 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के बाजारों में यह गेहूं 1400 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल पर उपलब्ध है और वो कॉरपोरेट इसका फायदा उठाकर उस गेहूं को 1400 से 1500 रुपए में खरीद कर आटा पीस कर और अपने ब्रांड का प्रचार कर ठीक 2 गुने रेट पर उस आटे को बेचता है। आज तमाम आटे की ब्रांडेड आटे की कीमत 300 से 350 रुपए प्रति 10 किलो है, यानी कि कॉरपोरेट को सीधे 2 गुना मुनाफा दे रहे हैं। और नए कानून के जरिए तो ये मुनाफा कमाने के लिए एक तरह से उनके एक नए पंख भी लग गए हैं। तो किसानों के हितों की दृष्टि को देखते हुए आप क्यों नहीं उस एमएसपी को लीगलाइज कर देते हैं। दूसरी बात यह कि जो किसानों और सरकार के बीच जो ये तकरार चल रहा है और जो वार्ताएं चल रही हैं, उसमें सरकार ये कहती है कि एमएसपी जारी रहेगी और किसान ये कहते हैं कि हम उस कानून को रद्द कराए बिना हम कुछ भी नहीं मानेंगे। मुझे लगता है ये दोनों अप्रोच निहायत गलत है। दूसरी तरफ सरकार ये कहती है कि हम लिखित में बयान देते हैं कि हम एमएसपी को जारी रखेंगे और किसान यूनियन अगर इसे मान लेते हैं तो किसानों के साथ ये बहुत बड़ा छलावा होगा। लिखित से कोई मतलब नहीं है, लिखित से मतलब यह है कि सरकार की मंडियां उन्हें खरीदेंगी। कानून जब बनेगा तब वो कानून जो है वो कॉरपोरेट पर बाध्यता बनेगी कि वह कॉरपोरेट उस एमएसपी से कम दर पर कोई भी चीज खरीदने की जो है वो गलती नहीं करेगा। अगर वो गलती करेगा तो उसे कानून का डर होगा कि हम जो है औने पौने दाम में कृषि के कोई भी उत्पाद नहीं खरीदेंगे। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं किसान संगठनों में भी
कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन की स्थिति है, कहीं ना कहीं नासमझी की स्थिति है, और कहीं ना कहीं वो बुनियादी मुद्दों के अलावा भी उन और मुद्दों को ले आकर के असल मुद्दों को गौण बना देते हैं। उन्हें एमएसपी को लीगलाइज करने के अलावा कुछ भी नहीं मानना चाहिए, और एमएसपी को लीगलाइज करने के अलावा उन्हें और कोई सवाल नया नहीं उठाना चाहिए, और सरकार से केवल लिखित एश्योरेंस नहीं लेना चाहिए कि एमएसपी लागू रहेगी, बल्कि उन्हें बाध्य करना चाहिए कि कानून बनाए, नहीं तो उन्हें आंदोलन जारी रखना चाहिए। दोस्तों, अंत में मैं किसानों से, किसान संगठनों से और सरकार से यह तहे दिल से अपील करूंगा कि भारत के इस सबसे उत्तम पेशे को अगर बचाना है, भारत के इस प्राथमिक पेशे को बचाना है, तो खेती को लाभकारी बनाइए, और लाभकारी यदि बनाना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त है कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए। वह एमएसपी जो 55 साल तक अछूती छोड़ी गई, अब वक्त आ गया है कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए और एमएसपी में पर्याप्त निर्धारण किया जाए। अगर फूड सिक्योरिटी को अगर इसके लिए हटाना पड़े तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। आप फूड सिक्योरिटी के बदले निर्धनों को जो है फूड भत्ता दीजिए, तैयार भोजन का राष्ट्रीय लंगर कार्यक्रम चलाइए, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। अन्यथा किसानों को लाभकारी मूल्य दीजिए, किसानों को लाभकारी, किसानों के पेशे को लाभकारी बनाइए, और खाद्य सुरक्षा भी बनी रहेगी, और गरीबों के लिए जो है अनाज का जो है उनके लिए पूरा, उनके लिए वजीफा प्रदान किया जाए, चाहे उनकी मजदूरी बढ़ा करके हो, उनकी पेंशन बढ़ा करके हो, या उन्हें फूड फॉर वर्क प्रोग्राम दे करके हो। पीडीएस कार्यक्रम को केवल और केवल आपदा काल के लिए सुरक्षित रखना चाहिए, केवल और केवल दूर दराज और आदिवासी इलाकों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए, और एमएसपी को लीगलाइज कर देश में कृषि क्रांति का एक नया जो है बीजारोपण करना चाहिए। दोस्तों, इसी अपील के साथ मैं ये कार्यक्रम समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर आपसे पुनः बातचीत होगी, फिर विमर्श होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, सब बखैर।